नमस्कार, आभार, अभिनंदन। फॉर्मूला गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। फॉर्मूला गुरु में हर हफ्ते हम एक नई थीम के साथ आते हैं जिससे आपका पोर्टफोलियो न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिले, लगातार उन्नति देखने को मिले। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसने 2023 में 29% का रिटर्न दिया और एक साल में 55% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईटीसी की। इतनी रैली के बाद क्या आईटीसी में अब भी कर सकते हैं निवेश? अभी और कितनी तेजी बाकी है? कंपनी अपनी होटल और सिगरेट कारोबार का डिमर्जर क्यों नहीं कर रही है? पेपर और एग्री कारोबार का प्रदर्शन सुस्त क्यों दिखाई दे रहा है? आईटीसी पर आज हम करेंगे 360 डिग्री चर्चा बड़े विस्तार में। लेकिन आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले उन 10 महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डाल लेते हैं जिनके जवाबों के माध्यम से आज हम आईटीसी के शेयर पर पूरी तरीके से मंथन करेंगे। तो एक एक करके आपके स्क्रीन पर वो सवाल आएंगे और उसके बाद आज के हमारे जो गुरु होंगे वो इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही कि आईटीसी के जो नतीजे देखने को मिले हैं उससे उसके भविष्य को लेकर के क्या संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि नतीजों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव है, कुछ एक चीज़ों को लेकर के कंसर्न है। वो कंसर्न कितने बड़े हो सकते हैं समझेंगे आज हमारे फॉर्मूला गुरु से। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि सिगरेट कारोबार का भविष्य कैसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसको लेकर के लगातार कामकाज को लेकर के लगातार जो है कई सारे सवाल उठते रहे हैं। कंपनी की तरफ से भी कोशिश जो है, जो हिस्सेदारी है सिगरेट कारोबार की, वो धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दे रही है। आखिर में कंपनी इसे डिमर्ज क्यों नहीं कर रही है ताकि इसकी एक अलग वैल्यूएशन निकल करके आए, खासतौर से गॉडफ्रे फिलिप या फिर बाकी जो सिगरेट कंपनियां हैं उसके माध्यम से इसकी तुलना करने पर भी आसानी होगी। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, होटल बिजनेस का भी डिमर्जर नहीं हो रहा है। आखिर में इस सेगमेंट से क्या कुछ उम्मीदें हैं और अगर ये वैल्यू अनलॉक होती है तो फिर किस तरह की जो है फ़ायदा जो है वो रिटेल इन्वेस्टर को मिलेगा। चौथा महत्वपूर्ण सवाल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉनसून को लेकर काफ़ी सारी आशंकाएं बनी हुई है। तो क्या अगर मॉनसून जो है ख़राब होता है तो कंपनी के एफएमसीजी कारोबार प्रभावित होंगे? क्या उनमें नकारात्मक असर देखने को मिलेगा? इसका शेयर पर क्या असर देखने को मिलेगा? ये तमाम बातें समझेंगे हमारे फॉर्मूला गुरु से। कंपनी के एग्री कारोबार के अंदर हमने देखा है कि डी ग्रोथ देखने को मिली है, वहाँ पर उस तरह की बढ़त नहीं देखने को मिली है। आगे किस तरीके की उम्मीद करें? क्या इसी तरह की डी ग्रोथ देखने को मिलेगी या फिर आगे आने वाले समय में इस क्षेत्र का भविष्य उज्ज्वल है? और क्या कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पर, क्या कुछ बड़े ट्रिगर हैं, ये हम जानेंगे अपने फॉर्मूला गुरु से। छठा महत्वपूर्ण सवाल ये कि चौथी तिमाही में कंपनी के जो पेपर कारोबार है उसमें भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली है, महज 1.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। अब यहाँ पर आगे चल करके क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या जिस तरीके से रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो रही है उसका फ़ायदा मिलेगा? तो इसका फ़ायदा ओवरऑल ग्रुप पे क्या कुछ होगा, ये समझेंगे हम। सातवां महत्वपूर्ण सवाल जिसका पर कि हम चर्चा करेंगे, जिस तरीके से अगर फॉर्मूला गुरु के नियमित दर्शक हैं तो हमने इसी तरह की कवरेज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर पर भी की थी, तो वहाँ पर भी ये सवाल था कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो या फिर आईटीसी, जिनके जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, जिनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, आखिर वो कंपनियां वैल्यू अनलॉकिंग क्यों नहीं करती हैं, डिमर्जर क्यों नहीं करती हैं, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो भी यहाँ पर जो है जो निवेशित हैं उनके लिए भी अच्छे संभावनाएं भविष्य के लिए बन सकें, उनके लिए भी जो है अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई दें। इसके पीछे क्या कारण है ये हम समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। आठवां महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर में जो तमाम कारोबार में कंपनी है, चाहे वो सिगरेट हो या फिर होटल हो, एफएमसीजी हो, एग्री हो, पेपर हो, इनमें से कौन सा कारोबार है जो कि भविष्य में आने वाले समय में कंपनी की ग्रोथ को डिराइव करेगा, कंपनी की ग्रोथ को निर्धारित करेगा और उस आधार पर कंपनी के शेयर में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे। नौवां महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि आखिर में कंपनी एक अच्छी खासी डिविडेंड दे रही है। इस बार भी हमने देखा कि स्पेशल डिविडेंड भी दिया गया कंपनी की तरफ से। तो आखिर में आईटीसी को अगर अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो कंपनी के डिविडेंड को ही ध्यान में रखें या फिर शेयर प्राइस की ग्रोथ को ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इस पर बहुत सारे मीम बने और बहुत सुस्त चाल रही है आईटीसी की। लेकिन पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर जिस तरीके का मूव खासतौर से साल 1.5 साल के अंदर दिया है वो काफ़ी जो है आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो क्यों रखें आईटीसी को अपने पोर्टफोलियो में, या रखना चाहिए कि नहीं, इतनी रैली आने के बाद ये भी समझेंगे। और आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल ये कि स्टॉक ने 2023 में 27%, एक साल में 54% रिटर्न दिया है। अगले एक साल के लिए क्या इसी तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी या फिर यहाँ पर लक्ष्य जो है कम हो सकते हैं? किस तरह के टारगेट निकल के आ रहे हैं ये सबसे आखिर में समझेंगे। आईटीसी को लेकर के 360 डिग्री चर्चा अब शुरू करते हैं। चलिए तो अब आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के फॉर्मूला गुरु मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी से। अरुण जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत सर आपका आज के इस खास शो में शामिल होने के लिए।
और आज की चर्चा को हम शुरू करें और एक एक करके तमाम सवालों के उत्तर आपसे लें, उससे पहले एक राय आपसे जानना चाहेंगे शेयर बाजार को लेकर के कि अगले एक महीने की दिशा अगर हम देखें तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? क्या ये उम्मीदें आपकी हैं कि अगले एक महीने में बाजार नई ऊंचाइयां छू सकता है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से हम निफ्टी को 18,400 के ऊपर कामकाज करते देख रहे हैं? नमस्कार विपुल जी। देखिए, वैसे तो अगर आप ओवरऑल फिगर्स देखते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। हम 200-300 पॉइंट ऑलमोस्ट निफ्टी दूर है, और बैंक निफ्टी 10 पैसे के आसपास से ऑल टाइम हाई छू के आ गया था। तो वैसे मुझे लग रहा है इस एक्सपायरी के बाद आपको ऑल टाइम हाई के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि F&O एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी पोजीशंस काफी हैवी होती है, तो इसीलिए काफी कंसोलिडेशन आपको मार्केट में नजर आ रहा है। पर मुझे लग रहा है जैसे ही एक्सपायरी खत्म होगी आपको ऑल टाइम हाई के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जून में मुझे लग रहा है 18,800 18,900 के लेवल्स आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अब सर एक एक करके जो है आज की थीम पर लौटते हैं। और आज की थीम हमने इसलिए डिसाइड की क्योंकि हम इंतज़ार भी कर रहे थे, क्योंकि आईटीसी के रिजल्ट्स जो हमने देखे और साथ ही साथ जो कंपनी की तरफ से जो शेयर में जो परफॉर्मेंस देखने को मिली, हम चाहेंगे ज़रा दिखाएं जरा एक बार जो है स्क्रीन पर कि किस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। एक महीने के अंदर अगर आईटीसी की बात करें तो यहाँ पर करीब 5% के आसपास का रिटर्न लोगों को देखने को मिला है। वहीं अगर हम आगे चल करके अगर हम बात करें पिछले 6 महीने की, तो बाजार की दिशा जैसी भी रही हो, जितनी वोलेटिलिटी रही हो, लेकिन 26% का रिटर्न जो है यहाँ पर आईटीसी ने दिया है। इसके अलावा अगर हम पूरे एक साल की अगर बात करें तो यहाँ पर 58% का रिटर्न, तो सर मतलब ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस न सिर्फ इंडेक्स को बल्कि तमाम जो है दिग्गज शेयरों को यहाँ पर देता हुआ ये शेयर दिखाई दिया। इस साल की अगर खाली बात करें 2023 की जनवरी से लेकर अब तक, तो भी 29% का रिटर्न है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का रैली यहाँ पर देखने को मिली। और ये वही शेयर है जिस पर मीम बनते थे कि आखिर में ये कैसा हाथी है जो चलता ही नहीं है, और एक अच्छा खासा जो है यहाँ पर ये शेयर चलता हुआ रिटर्न दिया। लेकिन अब यहाँ पर ये है कि रिजल्ट्स आ गए हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो रैली अभी देखने को मिली है आगे देखने को मिलेगा कि नहीं, पर वो आखिरी सवाल होगा। एक एक करके पहले रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं सर। आईटीसी के जो रिजल्ट्स देखने को मिले उससे आपको इसके फ्यूचर को लेकर क्या कुछ संकेत मिल रहा है? हमने देखा कि खासतौर से जो कंपनी का एफएमसीजी कारोबार है वहाँ अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, कंपनी के होटल कारोबार में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, इवन सिगरेट कारोबार में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट्स के बाद? आपकी पहली टिप्पणी। विपुल जी, वैसे तो अगर आप देखें लास्ट 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स, अगर आप आईटीसी के देखते हैं तो काफी शानदार रिजल्ट्स आए हैं। इवन स्टॉक प्राइस भी अगर आप देखें 2017 से 2021-22 तक कोई बड़ा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक प्राइस में भी देखने को नहीं मिला। पर जहां तक आईटीसी की बात है, 4 से 5 मेजर वर्टिकल है इनके बिजनेस के। पेपर बिजनेस हो गया, होटल बिजनेस हो गया, सिगरेट का एक बड़ा 55 से 60% का जो रेवेन्यू सिगरेट बिजनेस से आता है, एग्रो बिजनेस है, और ये 4 से 5 मेजर वर्टिकल में ये कारोबार करता है। पर जो सबकी नजरें होती है वो सिगरेट वॉल्यूम्स के ऊपर होती है, और एफएमसीजी कारोबार कैसा कर रहा है उसके ऊपर भी सबकी नजरें होती है। लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखें 20% का आसपास का इनका रेवेन्यू ग्रोथ आया था सिगरेट बिजनेस से, जो कि शानदार आप मान के चल सकते हैं। सेकंड, लास्ट 2 क्वार्टर से आपको ये भी नजर आ रहा है कि होटल बिजनेस और जो पेपर बिजनेस है वो भी काफी अच्छा कर रहा है। तो ओवरऑल सभी सेगमेंट्स अच्छे कर रहे हैं। एक सेगमेंट एग्री सेगमेंट में थोड़ी बहुत दिक्कतें अभी भी नजर आ रही है, पर पूरे अगर पांचों सेगमेंट को साथ में देखें तो बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है लास्ट से 2 से 3 क्वार्टर में, और वही चीज आपको स्टॉक प्राइस में भी नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है आने वाले क्वार्टर्स भी काफी अच्छे रहेंगे, और हो सकता है आपको और भी री रेटिंग स्टॉक में होती हुई नजर और भी री रेटिंग होती हुई दिखाई दे सकती है। अब कितनी री रेटिंग होगी और वो सिगरेट वो जो है शेयर प्राइस में किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, ये हम आगे चल के आपसे पूछेंगे। लेकिन अब एक एक कारोबार को जरा खोलने की कोशिश करते हैं। सिगरेट कारोबार का भविष्य कैसा है? एक तो ये है कि इस पर टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि ये अच्छी बात यह है कि पिछले 1-2 बजट 2-3 बजट से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चूँकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टैक्स हो चुका है, तो उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, ओवरऑल इस सेगमेंट को लेकर के क्या अभी भी आपको भविष्य में ग्रोथ दिखाई दे रही है? और कंपनी जो है इस कारोबार को अलग क्यों नहीं कर रही है? हालांकि बार बार ये खबरें आती हैं कि ये अपनी हिस्सेदारी कम कर रही हैं, सिगरेट कारोबार पर निर्भरता कम हो रही है, लेकिन फिर भी एक बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा वो सिगरेट से ही आता है। तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं, और सिगरेट कारोबार का भविष्य भारत में कैसा है? देखिए बिल्कुल, जो सिगरेट कारोबार काफी अच्छा कर रहा है। अगर ओवरऑल देखें, जब भी कोई टैक्स हाइक होता है गवर्नमेंट के बजट के आसपास, ये कंटिन्यूसली अपने कस्टमर्स को इसका प्राइस का जो है वो पास ऑन कर देते हैं, तो कोई बड़ा इफेक्ट बिजनेस पे नहीं आता। और मेजरली जो टैक्स हाइक का जो ओवरऑल रेजिम है वो ऑलमोस्ट अपने टॉप के आसपास है, और इनका जो मेजर फोकस है सिगरेट के अलावा दूसरे बिजनेसेस पे भी काफी रहा है। तो फिलहाल तो इनकी डीमर्जर की, अगर आप सिगरेट बिजनेस को देखें तो फिलहाल सिगरेट बिजनेस को डीमर्जर करने का इनका फिलहाल कोई इरादा नहीं है। इन्होंने दूसरे 2 बिजनेसेस है वहां पे डीमर्जर
डीमर्जर की जरूर इच्छा जताई थी, हो सकता है वो बिजनेसेस आने वाले दिनों में आपको डीमर्ज भी होते हुए नजर आए। ओवरऑल सिगरेट के सेल्स अच्छे लग रहे हैं, ओवरऑल लास्ट 2 क्वार्टर में ग्रोथ भी अच्छी आई है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में भी अगर गवर्नमेंट टैक्स भी हाइक करती है, रेट भी हाइक करती है या कोई सेस भी लगाती है, तो ज्यादा कोई बड़ा बड़ा फर्क होना नहीं है। जो भी ये रेट हाइक होता है अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर देते हैं। तो सिगरेट बिजनेस मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3 से 4 क्वार्टर काफी अच्छा कर सकते हैं। 3 से 4 क्वार्टर तो अच्छा आप कह रहे हैं कि करेगा, लेकिन आप ये कह रहे थे कि बाकी जो है अगर अगर इस कारोबार से बाकी कंपनियां निकलती हैं और सिगरेट के ही कारोबार पर अगर फोकस करें तो आप भविष्य आपको क्या लग रहा है, ये गॉडफ्रे फिलिप्स से बड़ी कंपनी होगी, किस तरीके से इसका साइज़ होगा, ये इसके आने के बाद इस पूरे सिगरेट के सेगमेंट की क्या फिर से री रेटिंग होगी, क्योंकि बड़ा बिजनेस है और जो है मतलब अगर बाकी कंपनियों के मुकाबले देखें तो सेल्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हैं सर इसके यहाँ पे। देखिए विपुल जी, वैसे तो अगर वैल्यूएशंस लगाए तो सभी बिजनेसेस को साथ में लगा के और मार्केट जो है वो वैल्यूएशन देता है। और अगर आप देखें सिर्फ सिर्फ सिगरेट सिगरेट बिजनेस का देखें तो काफी बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग सिगरेट बिजनेस में भी हो सकता है। नो डाउट मार्केट लीडर है, मेजर ऑफ द जो सेगमेंट है वो इनके ही ब्रांड्स आप देखते हैं मार्केट में। तो सिगरेट बिजनेस को अलग भी करके देखते हैं तो काफी बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग को हो सकता है। पर जो अभी मार्केट की ओवरऑल नजर है वो ज्यादा एफएमसीजी, होटल और एग्रो बिजनेस पे भी है। वहां पे ग्रोथ मार्केट ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है क्योंकि सिगरेट बिजनेस ऑलरेडी ग्रोथ में है, वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को जो है वो ज्यादा उम्मीदें जो है होटल, पेपर और एफएमसीजी बिजनेस से ज्यादा है। अगर सिगरेट बिजनेस अलग होता है, जो कि इनकी फिलहाल अपेक्षा नजर नहीं आ रही, अगर वो अलग होता है तो काफी बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। हो सकता है सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी अलग से ये बनती हुई नजर आए। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल प्रॉस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। पर जो मेजर नजर है होटल और एफएमसीजी, ये 2 कारोबार पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स की ज्यादा नजर। जब ज़्यादा नज़र है तो चलिए ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। तीसरा सवाल वही है सर, होटल कारोबार सर, ये हमने देखा कोविड के दौरान और तमाम चीज़ों के दौर उस समय तो काफ़ी नुकसान में रही, पूरा सेक्टर ही काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा। लेकिन अब जो स्थिति देखने को मिल रही है और ख़ास तौर से जो बड़े ट्रिगर हैं होटल इंडस्ट्री के लिए, एक तो है वर्ल्ड कप, G20 ऑलरेडी चल रहा है, कई सारे बड़े इवेंट जो है लाइनअप में है, छुट्टियों का मौसम शुरू होने वाला है। इसको लेकर के आपको लगता है भी 1-2 क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा मतलब ये ग्रोथ को ड्राइव करेगा होटल बिजनेस? बाकी क्या इनकी पास इतनी क्षमता है कि इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सके, जिस तरह की डिमांड हम आने वाले टाइम में देख रहे हैं आ रही है, बैक टू बैक इवेंट, बड़े इवेंट लगे हुए हैं? देखिए बिल्कुल जी, डेफिनेटली अगर ओवरऑल होटल बिजनेस अगर आप देखें तो इनके एलाइड एक्टिविटीज पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जो एयरलाइन बुकिंग हो रही है, एयर टिकट्स की बुकिंग हो रही है, वो अपने हाइस के आसपास है। लास्ट 3 साल का भी ऑलमोस्ट रिकॉर्ड टूट चुके हैं जो कि एयरलाइंस बुकिंग में आपको नजर आ रहे हैं। और प्राइजेस जो है वो ऑलमोस्ट आसमान छू रहे हैं एयरलाइन प्राइजेस भी। तो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से एयर टिकट बुकिंग हो रही है उसी हिसाब से होटल बुकिंग में भी आपको इजाफा देखने को मिला है। चूंकि छुट्टियों का सीजन है और होटल बिजनेस अपने चरम के आसपास होता है, तो मुझे लग रहा है ये भी बड़ा इंपैक्ट होटल बिजनेस पे डाल सकता है। सेकंड चीज ये है, ये अपने होटल बिजनेस पे डेफिनेटली अच्छा कर रहे हैं, पर इनका डीमर्जर का कोई इरादा अभी भी होटल बिजनेस में नहीं है। मेजरली अपना जो डीमर्जर करना चाहते हैं वो एफएमसीजी बिजनेस को करना चाहते हैं, जो कि इनका सेकंड बड़ा कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यू का। और एक आईटी, छोटा आईटी कंपनी भी है इनकी, वो भी एक अपना डीमर्जर करके कंपनी को अलग से ये डीमर्ज करना चाहते हैं। तो फिलहाल होटल बिजनेस को ये कोई डीमर्जर करना नहीं चाहते। आईटी और एग्री जो एफएमसीजी बिजनेस है उसको वो डीमर्ज करना चाहते हैं। होटल बिजनेस अच्छा कर रहा है और ज्यादा बड़ा रेवेन्यू होटल बिजनेस से इनको आता नहीं है, पर मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में इनका जब बड़ा रेवेन्यू है होटल बिजनेस से आ सकता है। और अगर ये एक्सपेंशन करते हैं, 2 से 3 और एक्विजिशंस करते हैं, तो मुझे लग रहा है इनका जो होटल बिजनेस है वो डबल डिजिट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है। डबल डिजिट कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है। सर ये जो 2 कंपनियां आपने बताई, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये कंपनियां डीमर्ज होंगी तो क्या कंपनी की ये योजना है कि सिगरेट और होटल ये दोनों एक ही कंपनी के अंदर रहेंगी? देखिए फिलहाल तो उनका जो उनके सीईओ साहब ने कहा था, उन्होंने यही कहा था कि ये आईटी बिजनेस और एफएमसीजी बिजनेस को डेफिनेटली डीमर्ज करना चाहते हैं। होटल बिजनेस चूंकि इनका छोटा कारोबार है, वो हो सकता है आपको सिगरेट बिजनेस के साथ ही नजर आए। और जैसे ही होटल कारोबार बड़ा होता है, जैसे ही एक बड़ा रेवेन्यू जनरेटर हो जाता है, हो सकता है होटल बिजनेस में भी आपको डीमर्जर होता हुआ नजर आए। पर मुझे लग रहा है फिलहाल जो इनकी योजना है वो आईटी बिजनेस, जो कि इनका छोटा कारोबार है, सेकंड एफएमसीजी जो कि 20 से 22% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एफएमसीजी और आईटी बिजनेस को फिलहाल ये डिमर्ज करना चाहते हैं। एफएमसीजी और आईटी को डिमर्ज करना चाहते हैं, तो आप सोच लीजिए कंपनी कितनी डाइवर्सिफाइड है। आईटी में भी है, सिगरेट में भी है, एफएमसीजी में भी है, एग्री में भी है, पेपर भी में भी है। तो ये इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। सर अब अगला सवाल जो आपने एफएमसीजी का जिक्र किया तो उसी को पे जिक्र कर लेते हैं। एक तो ये कि अब ये अगर कारोबार अलग होता है
तो आप किस तरीके से कितनी बड़ी जो है वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ओवरऑल अगर अभी हाल फिलहाल में अलग नहीं होता है तो आगे के लिए जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है वो है मानसून। मानसून को लेकर के दो तरह की रिपोर्ट सामने आई हैं। एक हम देख रहे हैं कि स्काईमेट की जो रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि जो है मानसून अच्छा नहीं रहेगा, और दूसरा आईएमडी ने कहा है कि मानसून सही रहेगा। तो अगर ख़राब मानसून रहता है तो एफएमसीजी कारोबार पे क्या आपको लगता है कि आने वाले क्वार्टर में कुछ डेंट देखने को मिल सकता है? डेफिनेटली जिस हिसाब से अगर एफएमसीजी कारोबार देखें इंडिया में, उसका जो मेजर फोकस होता है वो मानसून पर डेफिनेटली होता है, क्योंकि कंजम्पशन जो है वो यूजुअली वहीं से आता है। तो अगर मानसून अच्छा होता है तो ओवरऑल डिमांड काफी अच्छी रहती है। पर अगर मानसून अनुमान से कम आता है तो हो सकता है आपको इनपुट जो इनके कॉस्ट होते हैं एफएमसीजी कारोबार में, जो कि इनपुट एज ए रॉ मटेरियल लेते हैं, उनका प्राइस बढ़ता हुआ नजर आएगा। वही चीज इनको कस्टमर को पास ऑन करनी पड़ेगी। अगर ये प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ाते हैं तो हो सकता है डिमांड में भी थोड़ी आपको गिरावट नजर आए। तो मुझे लग रहा है अगर मानसून खराब आता है या मानसून अनुमान से कम आता है तो हो सकता है आपको एफएमसीजी कारोबार में थोड़ा नेगेटिविटी नजर आए। अगर वो प्राइस पास ऑन भी करते हैं तो मुझे लग रहा है डिमांड पे थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। तो मानसून खराब होना हो सकता है एक सेंटिमेंट डैम्पनर हो सकता है इनके रेवेन्यू में थोड़ा उसका इफेक्ट आपको देखने को। चलिए, तो अब तक जो भी बातें अब तक अरुण जी से हुई हैं इन 4 सवालों के माध्यम से, सारी सकारात्मक बातें रही हैं आईटीसी के बारे में। ये पहला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, इसको भी जब आप कोई निवेश की स्ट्रेटजी बनाइए तो ध्यान में रखिए कि मानसून एक बड़ा ट्रिगर है, वहाँ पे अगर कुछ खराबी होती है तो उस पर हो सकता है थोड़ा नेगेटिव असर देखने को मिले। पांचवा महत्वपूर्ण सवाल, और इसके साथ ही हम पहुँच जाएंगे अपने आधे पड़ाव पर, और ये है एग्री कारोबार को लेकर के। सर, इस बार के एग्री कारोबार में हमने देखा कि डी ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। अब इसका क्या कुछ असर जो है भविष्य में आप देख रहे हैं, और क्या एक बाउंस बैक की उम्मीद हम कर सकते हैं इस डी ग्रोथ के बाद? क्या कुछ आपका कहना है? विपुल जी, वन टाइम इवेंट हो सकता है, 1 या 2 क्वार्टर मुझे लग रहा है ये आपको डीग्रोथ देखने को मिलेगी। इसका जो मेजर कारण है वो गवर्नमेंट ने जो राइस और व्हीट के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं, वो चूंकि प्रोडक्शन कम हुआ है और ज्यादा एक्सपोर्ट पे वो अभी ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस राइस और व्हीट एक्सपोर्ट पे लगे। इसी वजह से आपको एग्रीकल्चर जो इनका कारोबार है वहां पे थोड़ी डीग्रोथ देखने को मिल रही है। हो सकता है एक आधा क्वार्टर और आपको थोड़ी डीग्रोथ देखने को मिले, पर जैसे ये रेस्ट्रिक्शन उठते हैं मुझे लग रहा है एग्रीकल्चर कारोबार भी काफी अच्छा करेगा, और वहां से भी इनको अच्छे रेवेन्यूज आने की कम आशंका है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो वहां से रेवेन्यू अच्छे आ सकते हैं। तो हो सकता है 1 क्वार्टर और आपको नरम देखने को मिले एग्रीकल्चर कारोबार का, पर जैसे ही अगले 2 क्वार्टर आएंगे मुझे लग रहा है इनके रेवेन्यूज वहां से भी स्टेबल हो जाएंगे। तो अगर अच्छा मान लीजिए कि अगले 1 क्वार्टर और थोड़ा सा और नरम भी रहता है, तो भी हम ये मान के चलेंगे कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस या ओवरऑल रेवेन्यू या प्रॉफिट में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्री का इस बार भी हमने देखा 17% की डी ग्रोथ रही, लेकिन फिर भी कंपनी के जो मुनाफा रहा, वो कंपनी के नतीजे रहे, वो बाजार की उम्मीद के मुताबिक या कुछ लोग उम्मीद से बेहतर बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल ही डेफिनेटली अगर जिस हिसाब से और दूसरे बिजनेसेस काफी अच्छा कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत सेट ऑफ आपको वहां से नजर आएगा, और वहां से हो सकता है कॉम्पनसेशन थोड़ा बहुत आपका होता हुआ नजर आए एग्रीकल्चर कारोबार का जो भी डी ग्रोथ हो रहा है। पर मुझे लग रहा है 1 और क्वार्टर में आपको डी ग्रोथ देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप तीसरे क्वार्टर में जाएंगे तो थोड़ा बहुत वहां से आपको रेवेन्यू में उछाल जरूर देखने को मिलेगा। एक चीज आपको जरूर नजर रखनी है, सिगरेट के वॉल्यूम्स में अगर कमी आती है तो वहां पे थोड़ा दिक्कत कंपनी के लिए हो सकता है। अगर सिगरेट के वॉल्यूम स्टेबल रहते हैं, होटल कारोबार अच्छा करता है, तो मुझे लग रहा है एग्रीकल्चर की जो भी डी ग्रोथ आ रही है सेट ऑफ हो। एक और सेक्टर सर जहां पे हमने देखा थोड़ी सी सुस्त रफ्तार देखने को मिली है, वो हमने देखा पेपर कारोबार। ये छठा प्रश्न है कि अब चौथी तिमाही में कंपनी के पेपर कारोबार में हमने देखा कि मामूली बढ़ती देखने को मिली है। आगे चल करके क्या उम्मीद करें कि यहाँ पर भी रिकवरी आएगी, और क्या कुछ कारण आप देख रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि यहाँ पर उस तरह की ग्रोथ देखने को नहीं मिली जैसी उम्मीद की जा रही थी? करीब 2.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। बिल्कुल जी, अगर आप ओवरऑल बात करें पेपर इंडस्ट्री की, कोविड एरा के बाद एक जबरदस्त उछाल आपको ओवरऑल पेपर इंडस्ट्री में देखने को मिला था। वहां से काफी इनके बाई प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आए थे, वहीं से आपको काफी अच्छा उछाल देखने को मिला। लेकिन वो डिमांड अभी फ्लैटन हो चुकी है, उतनी डिमांड अभी मार्केट में नजर नहीं आ रही। पर ओवरऑल मुझे लग रहा है आने वाले कुछ महीनों के बाद आपको डिमांड वापस नजर आएगी, और जो ये फाइन सेगमेंट में है, फाइन पेपर सेगमेंट में है, वो काफी अच्छा कर सकता है। तो कुछ दिनों तक मुझे लग रहा है डिमांड फ्लैटन रहेगी, और आने वाले क्वार्टर में वापस आपको डिमांड नजर आएगी। तो ओवरऑल पेपर इंडस्ट्री काफी अच्छा करेगी, और पेपर जो पल्प बनता है उसके भी प्राइसेस में गिरावट आई है, वो भी एक पॉजिटिव इस कंपनी के लिए रहेगा। तो रॉ मटेरियल का प्राइस कम होना और डिमांड का बढ़ना दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे। तो हो सकता है आने वाले दिनों में वापस आपको पेपर का बिजनेस काफी अच्छा करता हुआ नजर। पेपर के बिजनेस में भी आगे जो है और ज़्यादा बेहतर स्थिति देखने को
मिलेगी, तो यहाँ पर भी जो है कंपनी के लिए एक सकारात्मक खबर यहाँ पर निकल करके आ रही है कि पेपर कारोबार और पेप को लेकर के भी यहाँ पर अरुण जी जो है सकारात्मक है। और दूसरा एक कारोबार जो अच्छा नहीं कर रहा है एग्री, उसमें वो कह रहे हैं कि एक क्वार्टर हो सकता है और कि नंबर वहाँ पर थोड़े से सबड्यूड रहे, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब आता है महत्वपूर्ण सातवां सवाल। सातवां सवाल ये सर कि अभी हमने आरआईएल पर भी इसी तरह की एक कवरेज की थी, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वो पीके अग्रवाल साहब थे, कहने लगे बड़ी समस्या आरआईएल के साथ अब ये हो गई है कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसे की जाए, क्योंकि कंपनी जूता भी बेच रही है लेकिन जूते की कंपनी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपनी रिटेल के अंदर भी है लेकिन किसी और रिटेल कंपनी के साथ निवेश नहीं कर सकते, तो बड़े निवेशकों के लिए मुश्किल हो जाता है कि इसकी सही वैल्यूएशन है क्या। ऐसी स्थिति हम देख रहे हैं आईटीसी के अंदर भी अब होती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी पेपर कारोबार में भी है, होटल में, सिगरेट में, एफएमसीजी में, आईटी में भी। तो इस तरह के जो कंपनियां बड़ी हो जाती हैं, दिग्गज हो जाती हैं और बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन होता है, ये लोग कोशिश ये क्यों नहीं करते हैं वैल्यू अनलॉकिंग के लिए, या इसके पीछे क्या बड़ी मंशा आप मानते हैं, प्रमोटर के मन में क्या चलता होगा कि आखिर में इसके पीछे कारण आप क्या मान रहे हैं? क्योंकि हमने देखा अदानी ग्रुप के भी बहुत 10 कंपनियां लिस्टेड हैं, आरआईएल की और आईटीसी की क्यों नहीं हो सकती हैं? विपुल जी, डेफिनेटली वैसे तो अगर आप देखें जो बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं, जैसे आप आरआईएल की बात करें, आईटीसी की बात करें, अडानी की ऑलरेडी आपने बात की, काफी बड़ा वेल्थ अडानी ने भी डेफिनेटली क्रिएट किया था। नो डाउट पिछले महीनों में कुछ न्यूज की वजह से वापस स्टॉक प्राइसेस नीचे आए, पर मुझे लग रहा है जो बड़े वेल्थ क्रिएटर होते हैं वो बड़ा लंबा अपना नजरिया रखते हैं और जैसे ही सही समय आता है वो अपने वैल्यू को अनलॉक करते हैं। तो प्रमोटर्स की अपनी निजी आप कह सकते हैं निजी स्ट्रैटेजी हो सकती है या फिर आईटीसी आरआईएल की कि वो सही समय आने पर अपनी वैल्यू अनलॉकिंग करें। पर डेफिनेटली आपने कहा अगर आप कोई भी बिजनेस अलग करते हैं तो आपको उसका वैल्यूएशन अच्छा मिलता है क्योंकि वो कंपेरेबल हो जाते हैं अपने पीयर से और उस हिसाब से उनको वैल्यूएशन मिलता है। एक बात और भी आपसे शेयर कर देता हूं, अगर ये अपना एफएमसीजी कारोबार अगर अलग करते हैं तो 20,000 से 25,000 करोड़ का वैल्यूएशन उसको भी अभी भी मार्केट में मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर डेफिनेटली अगर ये अलग करते हैं तो बड़ा वैल्यूएशन मिलेगा, पर ये प्रमोटर्स का अपना डिसीजन होता है, मैनेजमेंट का अपना डिसीजन होता है। मुझे लग रहा है जो बड़े प्रमोटर्स होते हैं, बड़े वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं जैसे कि रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गया, बड़ा लंबा नजरिया रखते हैं और हो सकता है इस साल नहीं अगले साल तक आपको दोनों में ही डीमर्जर होता हुआ नजर। आप ये कह रहे हैं कि अगले साल जो है मतलब रिलायंस का तो चलिए उन्होंने कहा है कि एक कंपनी अलग करेंगे, लेकिन आईटीसी के भी अगले साल तक उम्मीद करें 2024 में एक दो कंपनी को डीमर्ज कर देगी? देखिए मुझे उम्मीद इसी साल है, इसी साल आईटीसी का डीमर्जर होना चाहिए। दिसंबर तक आपको हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर या उसके अगले क्वार्टर तक आपको डीमर्जर होता हुआ नजर आए, पर नेक्स्ट ईयर तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो पर मुझे ज्यादा उम्मीद है कि आईटीसी का जो डीमर्जर है इसी साल होना चाहिए, एटलीस्ट जो एफएमसीजी आईटी कारोबार है उसको वो अलग कर। ठीक है, तो चलिए, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इस तरह की उम्मीदें, और शायद ये एक बड़ा ट्रिगर था और इसी वजह से शायद बहुत लंबे समय से शेयर चल नहीं रहा था और जो तेज़ी आई है वो इसी एक्सपेक्टेशन में आई है कि अब कंपनी के अंदर वैल्यू अनलॉकिंग का समय आ चुका है। तो अब देखते हैं, जैसा कि आपने कहा कि इस साल उम्मीद की जा सकती है और इस साल नहीं तो अगले साल ऐसा हो जाएगा। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर ये शेयर पड़ा हुआ है तो अभी रहने दीजिए, आगे चल करके अगर डिमर्जर होगा तो इसका लाभ आपको मिलेगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल ये कि सर अब कंपनी जो कि 5-6 कारोबार में है, आपको क्या लगता है कि भविष्य में अगर कंपनी को आगे बढ़ना है तो कौन सा बिजनेस ऐसा है जहां पर आपको लगता है कि वो जो है अगला बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा या वो कंपनी की ग्रोथ जो है वो ड्राइव करेगा आगे चल करके? वो आपको होटल में ताकत दिखाई देती है, वो आपको सिगरेट में ताकत दिखाई देती है, या फिर आपको एफएमसीजी कारोबार में वो ताकत दिखाई देती है? कहाँ पर डेंट लगने पे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और कहाँ पे अगर थोड़ी सी रिकवरी आती है तो ओवरऑल ग्रुप को बड़ा सहारा मिलेगा? देखिए ओवरऑल मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में दो इनके जो सेगमेंट्स है वो काफी ग्रोथ ड्राइवर हो सकते हैं, नो डाउट। एक जो सेगमेंट है वो छोटा सेगमेंट है और आने वाले दिनों में हो सकता है वो आपको डबल साइज का भी होता हुआ नजर आए। पहला जो सेगमेंट है मुझे लग रहा है एफएमसीजी का इनका जो कारोबार है उनमें काफी आपको अच्छा ग्रोथ या ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है, इसीलिए उसको अलग करने की भी बातें मार्केट में चल रही है। सेकंड होटल बिजनेस वैसे तो काफी कम कंट्रीब्यूट करता है इनके रेवेन्यू को, पर आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है होटल बिजनेस भी काफी बड़ा रेवेन्यू जनरेटर इस कंपनी के लिए हो सकता है। ये दोनों ही सेगमेंट मुझे लग रहा है एक रेवेन्यू ड्राइवर हो सकते हैं। थर्ड डेफिनेटली सिगरेट बिजनेस अच्छा करता रहेगा जब तक दूसरे सेगमेंट्स को भी सहारा मिलता रहेगा। तो मुझे लग रहा है एग्रीकल्चर और होटल बिजनेस ये दो काफी अच्छा कर सकते हैं। जो कि पेपर बिजनेस जो है यूजुअली सीजनल बिजनेस होता है, आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, पर चूंकि एक बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया में है, बड़ा मार्केट है, तो एग्रीकल्चर और एफएमसीजी ये दोनों ही सेक्टर मुझे लग रहा है एफएमसीजी और होटल्स ये दोनों ही सेक्टर मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इनके ग्रोथ ड्राइवर्स हो सकते हैं। ठीक,
अब चूंकि आखिरी के दो सवाल रह गए हैं सर, और ये दो सवाल खासतौर से जो लोग निवेशक हैं, जो लोग पैसे लगाते हैं कंपनी में, रिटेल निवेशक खासतौर से, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पहला नौवां सवाल यही है कि जब आईटीसी को अपने पोर्टफोलियो में रखें तो क्या सोच करके रखें, क्योंकि ये एक ऐसा शेयर है कि जिसको लेकर के बहुत लोग दुखी हो गए। 4 साल, 5 साल, 6 साल तक शेयर ने कोई खास मूवमेंट नहीं दिया, लेकिन एक बात अच्छी थी कि शेयर की तरफ से डिविडेंड जो है वो लगातार आता रहा। अब हमने देखा कि इस बार तो स्पेशल डिविडेंड भी मिल रहा है, और साथ ही साथ शेयर ने एक अच्छी खासी तेज़ी भी दिखाई है। एक साल के अंदर 50% से ज़्यादा का रिटर्न भी देखने को मिला है। अगर हम इसको पोर्टफोलियो में रखते हैं तो किस चीज़ को ध्यान में रखें? डिविडेंड पे फोकस करें, शेयर प्राइस ग्रोथ यहाँ पर कैसी मिल रही है, कितने बाकी अपने पीयर ग्रुप के मुकाबले कितना शेयर चल रहा है, इसको रखें या दूसरे को रखें? मतलब इसको पोर्टफोलियो में रखने की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, दोनों ही चीजें हैं, डिविडेंड प्लस ग्रोथ, दोनों ही रीजन में कह सकते हैं, दोनों ही स्थान में परफेक्टली फिट बैठती है। क्योंकि अगर आप रिलायंस की बात करें, एक जमाना था 800 850 के पास रिलायंस काफी सालों तक कंसोलिडेशन करा, फिर वहीं से स्टॉक में काफी बड़ी री रेटिंग हुई और ऑलमोस्ट 2 या 3 गुना स्टॉक वो हो गया था। यही सेम चीज मुझे लग रहा है आईटीसी के साथ भी हो सकती है। एक बार अगर वो डीमर्जर की न्यूज आ जाती है और कंपनी के सेगमेंट्स अच्छे करते हैं, तो मुझे लग रहा है ये भी एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर हो सकता है, साथ में एक अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। तो मुझे लग रहा है इनका जो कारोबार है, ये सभी कारोबार अच्छे कर रहे हैं। होटल बिजनेस काफी अच्छा पिकअप कर रहा है, सिगरेट वॉल्यूम्स में अभी भी ग्रोथ नजर आ रही है। ओवरऑल पेपर बिजनेस भी अच्छा कर रहा है, एफएमसीजी में भी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। एग्रीकल्चर में अभी भी बाकी है, पर मुझे लग रहा है जैसे ही एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ आएगी, सभी सेगमेंट्स इनके काफी अच्छा करेंगे और हो सकता है आने वाले दिनों में अगेन ये बड़ा वेल्थ क्रिएटर बने। सेकंड, एक बड़ा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी बने। तो इसको पोर्टफोलियो में जरूर रखें। ये ऐसा नहीं देखें कि स्टॉक चला नहीं है या फिर नहीं चल सकता है, ऑलरेडी चल चुका है। यहां से भी ये स्टॉक में री रेटिंग हो सकती है, यहां से भी अच्छे रिटर्न्स आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, री रेटिंग हो सकती है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छा डिविडेंड तो मिल ही रहा है। ये 3-4 बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में अवश्य रखना चाहिए। सर, अगर हम एक 100 रुपये हों तो आईटीसी कितने का रखें? 2-4 रुपये का रखें, 5 रुपये का रखें? कितने परसेंटेज होने चाहिए आईटीसी के शेयर पोर्टफोलियो के अंदर? देखिए, अगर आप ओवरऑल सेक्टर की बात करते हैं, अगर आप एफएमसीजी सेक्टर में रखना चाहते हैं तो आपको 40% के आसपास जो है वो आईटीसी में ही रखना चाहिए, क्योंकि सभी सेगमेंट्स इसमें आ जाते हैं। पर अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करते हैं, अगर आपको 10 स्टॉक बाई करने हैं, अगर आप उसमें अपना डिवीजन करना चाहते हैं तो कितना परसेंट रखें, तो 10 से 15% के आसपास अपना आईटीसी में एक्सपोजर जरूर रखें। अगर आप 10 दिग्गज स्टॉक बाई कर रहे हैं, सपोज आप 100 रुपए का बाई करें, तो 15 रुपए का तो एटलीस्ट आप आईटीसी बाई करके रखें, क्योंकि एक डिफेंसिव स्टॉक है। सेकंड, एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर भी बन सकता है। अगर मार्केट में गिरावट भी आती है तो यूजुअली आपको आईटीसी में बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती। तो एक डिफेंसिव काउंटर भी आपके पोर्टफोलियो में रहेगा, एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर भी रहेगा। सेकंड, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो सभी चीजों का आपको फायदा मिलेगा। और अगेन लास्ट चीज पर वो भी काफी बड़ी चीज है, डीमर्जर होकर कंपनी दूसरे कारोबार को लिस्ट करती है, तो वहां से भी इनको अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिल सकती है। तो एक नहीं, कई सारे कारण आपको बता दिए गए कि इसकी वजह से ये पोर्टफोलियो में आपके अंदर होना चाहिए। एक तो डिफेंसिव है, डिविडेंड पेइंग है, दूसरा जो है आपके, अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो 15,000 रुपये जो है वो आईटीसी के अंदर आप लगा सकते हैं। अगर आप 10 शेयरों की कोई लिस्ट बना रहे हैं तो 15,000 के आईटीसी आपके पास होने चाहिए। तमाम मुसीबत के वक्त जो है वो डिफेंसिव स्टॉक जो है वो आपकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू घटती है उसको थोड़ा सा संभालने का ये यहाँ पर काम करेगा। तो पोर्टफोलियो में तो होना चाहिए और 10 से 15% होना चाहिए, और खाली एफएमसीजी में ले रहे हैं तो कम से कम 40% होना चाहिए। लेकिन अब सर, आखिरी सवाल आज का जो सबसे महत्वपूर्ण है कि स्टॉक ने 2023 में हमने देखा कि 27%, एक साल में 54% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगले एक साल के लिए क्या लक्ष्य निकल के आ रहे हैं? नतीजों के बाद बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से जो हमने टारगेट अभी तक देखे हैं वो बहुत एग्रेसिव टारगेट नहीं लग रहे हैं। 485 के आसपास जो है ज़्यादातर लोग आकर के रुक जाते हैं, कुछ एक ने 500 के आसपास भी दिए हैं। आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक साल के लिए रख रहा है, जिसमें कि आप कह रहे हैं कि अगर हो सकता है डीमर्जर की स्टोरी भी प्ले हो जाए, आप कितना लक्ष्य मान रहे हैं मौजूदा भाव से देखते हुए? किस तरह के रिटर्न की उम्मीद आपकी है? देखिए विपुल जी, वैसे तो टारगेट्स काफी बड़े आ रहे हैं, पर चूंकि 1-2 अनाउंसमेंट का वेट है, इसलिए हम टारगेट ज्यादा बढ़ा नहीं रहे। कंजर्वेटिव बेसिस पे मुझे लग रहा है 500-520 के टारगेट्स आपको आईटीसी में देखने को मिल सकते हैं। पर चूंकि डीमर्जर की न्यूज आनी है, क्या वैल्यू पे आती है, कब आती है, सभी अभी भी अनसर्टेनिटी मार्केट में है, तो इसी वजह से बड़े टारगेट्स आपको किसी भी ब्रोकरेज हाउस से या किसी भी रिसर्च हाउस से देखने को नहीं मिल रहे। पर जैसे ही अनाउंसमेंट्स आएंगे, जैसे ही इनका वैल्यूएशन या फिर वैल्यूएशन निकलेगा, आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि हो सकता है री रेटिंग अगेन इस स्टॉक में होती हुई नजर आए।
इसलिए कंजर्वेटिव बेसिस पे कोई भी अजम्पशंस ना लेते हुए कि डीमर्जर कब होगा या किस वैल्यू पे होगा, कंजर्वेटिव बेसिस पे मुझे लग रहा है 500 520 तक के टारगेट छू सकता है। जैसे ही चीजें क्लियर होगी और वैल्यूएशंस क्लियर होंगे तो हो सकता है वहां से बड़ी रीरेटिंग आपको स्टॉक में होती भी नजर। तो बिना किसी बड़ी खबर के, बिना डीमर्जर के, बिना रीरेटिंग के, बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ भी 500 से 520 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में अवश्य रखें, न सिर्फ रिटर्न के लिए बल्कि डिविडेंड के लिए, अपने पोर्टफोलियो की सुरक्षा के लिए। तो आईटीसी के तमाम कारोबार पे हमने विस्तारपूर्वक आज चर्चा की है और एक एक कारोबार को समझने की कोशिश की है। और अगर इसको लेकर के कोई भी फैसला होता है तो यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा जो है वैल्यू अनलॉकिंग होगी और आपके पास अच्छी खासी रकम जो है वो होगी। तो इन तमाम खबरों के लिए, लंबी अवधि के लिए आईटीसी में बने रहें। कुछ और चलते चलते कमेंट करना चाहेंगे अरुण सर आप? देखिए अगेन विपुल जी, वैसे तो काफी अच्छी चर्चा इस स्टॉक पे हो चुकी है, पर अगेन मैं वही रिपीट करना चाहूंगा, ऐसे स्टॉक्स में ही रखें जहां पे आपका जो पैसा है वो सेफ रहे और ज्यादा डी ग्रोथ देखने को ना मिले। वैसे स्टॉक्स हम यूजुअली अपने शो पे भी रिकमेंड करते हैं कि जहाँ पे अगर मार्केट गिरता भी है तो आपका जो पैसा है वो आउट परफॉर्म करना चाहिए, आपका रिटर्न आउट परफॉर्म करना चाहिए। आईटीसी भी एक ऐसा ही स्टॉक है जहाँ पे आपको अच्छा वेल्थ क्रिएटर ऑलरेडी है, पर आने वाले दिनों में हो सकता है अच्छे डिफेंडर के तौर पर भी काम करे और अच्छे वेल्थ क्रिएटर के तौर पर भी काम करे, इसलिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें। अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम उम्मीद है कि जो हमारे तमाम दर्शक होंगे वो आईटीसी की तमाम न सिर्फ कारोबार को समझे होंगे, उनके कारोबार में किस तरह की आने वाले समय में ग्रोथ हो सकती है, कहाँ पे अभी भी जो है थोड़ी सी दिक्कतें हैं, इन तमाम विषयों को उनको समझने में मदद मिली होगी। और साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के आपने उत्तर दिए। हमेशा अच्छा लगता है सर जब भी आप आते हैं, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। डिस्क्लोजर आपका आईटीसी को लेकर कोई? एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर जरूर रहेगा, क्योंकि एक दिग्गज स्टॉक है, यूजुअली हम काफी नीचे के लेवल से भी रिकमेंड करते हैं, फ्रेंड्स के पास को जरूर रहेगा। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और आज के हमारे फॉर्मूला गुरु बनने के लिए। तो फॉर्मूला गुरु की सलाह यही है कि आईटीसी को अपने पोर्टफोलियो में रखें। 500 से 520 तक के लक्ष्य मिल सकते हैं और सिर्फ इस लक्ष्य के लिए मत रखिए बल्कि डिविडेंड के लिए और अपने पोर्टफोलियो को मजबूती, सुरक्षा देने के लिए भी आईटीसी के शेयर में लंबी अवधि के लिए निवेशित रहिए। बहुत सारी कहानी अनफोल्ड होने बाकी है और आगे चल के भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। और आईटीसी जैसे किसी भी शेयर पर अगर आपकी कोई सवाल है और आप भी शेयर बाजार को लेकर के दुविधा में हैं तो पूछिए हमसे। और रोज़ 1 से 2 के बीच में सोमवार से शुक्रवार आपके साथ जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। आप भी अपने सवाल पूछिए, अलग अलग मेहमान आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो लगातार हर रोज़ देखना मत भूलिए हेलो मनी 9 मेरा सवाल है 1 बजे दोपहर। फिलहाल फॉर्मूला गुरु में इतना ही, लेकिन आप मनी 9 के साथ बने रहिए क्योंकि आपकी जेब से जुड़ी हुई तमाम अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम रोज़ हमारे तमाम साथी लेकर के आ रहे हैं। तो आप मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।